उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर इमाद भाई बताते हैं कि एक दफा मैं और मेरा दोस्त आजम हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर उत्तराखंड के एक पहाड़ी रास्ते को क्रॉस कर रहे थे। आजम यहाँ पीछे बैठकर अपने किसी दोस्त से मोबाइल पर चैट कर रहा था। शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। अब इसी बीच इमाद को रोड की साइड में एक होटल दिखाई देता है। वहाँ कोई 5-6 लोग खड़े थे और वो होटल इनकी मोटरसाइकिल से अभी करीब 100 मीटर की दूरी पर था। इमाद ने एक बार अपनी नजर उस होटल की तरफ मारी और फिर अपना बाइक राइड करने लगते हैं। पर जब वो होटल के थोड़ा सा और करीब पहुंचे तो ये देखते हैं कि जो वहाँ पर 5-6 लोग खड़े थे ना, वो इमाद को एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोकने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर अभी पीछे बैठा आजम भी एकदम अलर्ट हो जाता है और फिर उसकी नजर जैसे ही अपने दोस्त इमाद और मोटरसाइकिल पर पड़ी ना भाई, आजम का यहाँ खून सूख जाता है एकदम, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि शायद अगले कुछ मिनट के बाद हम दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आज की ये बोन चिलिंग स्टोरी आपको पैरानॉर्मल घटनाओं के एक अलग डायमेंशन से रूबरू कराने वाली है। पर अभी इमाद द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी इमाद बताते हैं कि भैया मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और एक दिन मैं और मेरा दोस्त आजम हम दोनों हल्द्वानी से नैनीताल गए थे। अब हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी कोई 45 किलोमीटर है। अब इन दोनों को नैनीताल में कुछ काम था तो वहां पर पहले इन लोगों ने अपना काम निपटाया और इनका प्लान था कि भाई शाम ढलने से पहले 3-4 बजे तक हम वापस हल्द्वानी आ जाएंगे। पर किसी कारण से इनका काम डिले हो गया और अब इनको नैनीताल में ही शाम के 6 बज चुके थे। ये लोग 6 बजे अपनी राइड स्टार्ट करते हैं नैनीताल से हल्द्वानी जाने के लिए। इमाद बताते हैं कि जब हम नैनीताल आ रहे थे तब आजम मोटरसाइकिल राइड कर रहा था और इधर से वापस जाते समय मैं राइड कर रहा हूँ और आजम मेरे पीछे बैठा हुआ है। अभी ये लोग हल्द्वानी शहर क्रॉस करके 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके थे। पूरा पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया था और इमाद बताते हैं कि इसी बीच करीब 200 मीटर की दूरी पे मुझे एक टर्न दिखाई देता है। मैं उस टर्न की तरफ बढ़ रहा था और फिर मेरी नजर रोड के साइड पर ही एक छोटा सा होटल था उस पे पड़ती है। वहाँ 5-6 लोग खड़े थे। मैं उनको एक नजर देख के उस मोड़ की ओर बढ़ने लगा और भैया इसी बीच ना अचानक मेरे चेहरे पर मुझे बहुत तेज हवा का झोंका फील हुआ। ऐसा होता है ना कि जब आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो और कोई बहुत भारी गाड़ी, कोई ट्रक या बस आपके पास से गुजरे तो कैसा एकदम हवा का तेज प्रेशर फील होता है। कुछ वैसे ही इमाद ने फेस किया कि भाई साहब उसके पास से कोई गाड़ी गुजरी ही नहीं। और इमाद बताते हैं कि भैया वो हवा का झोंका फील करने के साथ ही मैं ऐसा हो गया कि अभी मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। मेरे हाथ पर एकदम ढीले पड़ गए। मैं सामने देख पा रहा था कि अभी मुझे टर्न लेना है पर मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं। अब मैं धीरे धीरे उस ढाबे के और करीब आ गया था और तभी वो जो 5-6 लोग खड़े थे उन्होंने मुझे देखा। उनको समझ में आ रहा था कि ये जो मोटरसाइकिल है मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो लोग ना मुझे चिल्लाने लगे कि रोक रोक गाड़ी रोक, इतनी तेजी से कहाँ निकल रहा है। इस समय जो आजम पीछे बैठकर फोन में चैट कर रहा था वो भी अलर्ट हो गया जैसे उन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी। और भाई इसने देखा कि इमाद मोटरसाइकिल लेके एकदम खाई की तरफ बढ़े जा रहा है। अब जैसे ही आजम ये देखता है इसने इमाद को पीछे से पकड़ के ऐसे झकझोर दिया एकदम। इमाद बताते हैं कि आजम के वैसे करते ही मैं एकदम अलर्ट हो जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सेंसेस में वापस आ गया और जैसे तैसे मैंने अपने मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर फिर भी मैं अपने मोटरसाइकिल को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया और मेरी मोटरसाइकिल सीधा जाके एक पेड़ में टक्कर मार देती है। इमाद बताते हैं कि होटल पर जो 5-6 लोग खड़े थे वो दौड़ के मेरे पास आए और मुझे उठाने लगे। उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या हो गया, तू मतलब ऐसे कैसे मोटरसाइकिल चला रहा है, दिख नहीं रहा क्या तुझे। तब इमाद ने उनको सारी बात बताई कि अभी मुझे वो हवा का झोंका फील हुआ और फिर उसके बाद मैंने अपने शरीर से अपना कंट्रोल खो दिया। तब वो जो लोकल लोग थे वो बोलते हैं इमाद को कि सुन, इसके बारे में अब सोचना भी मत, ना ही इसके बारे में तुम कभी बात करोगे किसी से भी। तुम बस ये सोचो कि आराम से घर पहुंच जाओगे। जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल दो। अब वहां पर उन आदमियों ने उनको उठाया, थोड़ा पानी वानी पिलाया और फिर इमाद और आजम वापस हल्द्वानी अपने घर आ जाते हैं। और भाई यहीं से असली खेला चालू होता है। इमाद बताते हैं कि भैया उस रात मैं घर वापस आने के बाद खाना खा के चुपचाप अपने बेडरूम में सो जाता हूँ और रात को मुझे एक सपना आता है। मैंने सपने में देखा कि सेम उसी रोड पर मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से राइड कर रहे हैं और जो आते वक्त हमने होटल देखा था ना, अभी उस जगह पर कोई होटल नहीं है। जहां से वो ऊपर की तरफ मोड़ स्टार्ट हो रही है वहीं साइड में सीमेंट का एक बैरियर जैसा बना हुआ था और हमने देखा कि उस बैरियर पर एक लड़की बैठ के रो रही है।
ये सब सपने में चल रहा अभी। मैं और आजम उस लड़की के पास जाते हैं और जैसे हम उसके पास पहुंचे वो खड़ी हो गई और बोलने लगी कि मुझे काफी देर हो रही है, मुझे अपने साथ लेके चलो। और ऐसा बोल के वो और जोर जोर से रोने लगी। अब एक चीज समझना कि जहां पर अब ये लोग लड़की से खड़े होकर बात कर रहे हैं वहीं पे आगे मोड़ स्टार्ट होता है, और मोड़ मतलब चढ़ाई थी ऊपर पहाड़ की तरफ। इमाद बताते हैं कि अभी हम उस लड़की को कुछ भी रिस्पॉन्ड करते हैं इससे पहले ही जो वो चढ़ाई थी ऊपर, उधर से ना किसी ने पत्थर फेंक के मारा हमें। हमने अभी लड़की को साइड करके खुद को भी प्रोटेक्ट किया, पर वो पत्थर लगातार फेंके जा रहा था। इमाद को यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा था कि कौन ऐसे पत्थर फेंक रहा है। ये दोनों लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं और वहां से आगे बढ़ने ही वाले थे कि इनको ऊपर से एक बहुत तेज मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है। वो कोई नॉर्मल इंजन नॉइज नहीं थी। इमाद ने ऐसा फील किया कि वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रही है। वो डरावनी आवाज सुन के इन दोनों को लगा कि शायद वो जो भी है वो लड़की को मारने के लिए आ रहा है। तो यहाँ इमाद ने अपनी मोटरसाइकिल घुमा ली, घुमा के ये हल्द्वानी की तरफ वापस जाने लगे, पर वो मोटरसाइकिल एकदम तेजी से इसकी ओर आ रही है और कुछ ही सेकंड के बाद मोटरसाइकिल ने इमाद को क्रॉस किया। इमाद बताते हैं कि यहाँ मुझे बहुत तेज हवा का झोंका फील हुआ और उसी के साथ मेरे नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरे गेट पर नॉक हो रहा है, पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि भैया इस समय भी मैं पूरे पसीने में भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में नहीं बल्कि सच में वो मोमेंट जी रहा हूँ। मैंने टाइम देखा तो सुबह 6 बज रहे थे। मेरा दोस्त आजम डोर पर नॉक कर रहा था। मैंने डोर खोला और फिर उसने बोला कि भाई जिम का टाइम हो गया, चल जिम चलते हैं। तब मैंने आजम को उस समय सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तब आजम बोलता है कि भाई तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये बस तेरे दिमाग का वहम है। अब आजम के समझाने पर इमाद को भी लगने लगा कि यार हो सकता है मेरा वहम हो, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। पर उसका एक दिमाग ये भी बोल रहा था कि भाई ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, तुझे किसी दूसरे एंगल से भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अभी सपने वाली बात को बीते हुए 4 दिन हो चुके थे। इमाद बताते हैं कि मेरे 3 और दोस्त हैं, जैन, कादिर और अरबाब। ये तीनों प्लान बनाते हैं कि यार वीकेंड आ रहा है, कहीं घूम के आते हैं। अब चूंकि नैनीताल इनके पास से बहुत नज़दीक है तो ये हर दूसरे हफ्ते वहाँ पहुँच जाया करते। इस बार भी उनका सेम प्लान बना कि ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नैनीताल ही घूम के आ जाते हैं। अब इमाद यहाँ बताते हैं कि जो आजम मेरा दोस्त पहले गया था मेरे साथ, वो इस बार ट्रिप में नहीं है। वो अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ भवाली घूमने चला गया था। अच्छा एक चीज समझना कि जो ये भवाली टाउन है जहां पर आजम गया हुआ था, वो कुछ ऐसे पड़ता है रूट पे। अब एक बार जब आप मैप पे देखोगे तो आपको ये रूट समझ में आ जाएगा। हल्द्वानी से सीधा रास्ता जाता है नैनीताल की तरफ, बीच में एक स्पॉट आता है जहां से भवाली के लिए रोड कट जाती है। अभी इमाद अपनी तीनों दोस्तों के साथ 2 मोटरसाइकिल लेके हल्द्वानी से नैनीताल की ओर निकल जाते हैं। यहाँ जैन और अरबाब एक मोटरसाइकिल पर आगे जा रहे थे और पीछे वाली मोटरसाइकिल पर कादिर और इमाद बैठे हुए हैं। इमाद बताते हैं कि अभी हम हल्द्वानी से सिर्फ 15 किलोमीटर ही आगे गए थे, किसी बीच मुझे आजम का कॉल आता है। आजम यहाँ भवाली के लिए निकला हुआ था। उसने इमाद को कॉल करके बोला कि भाई हमारी कार का जो पेट्रोल का मीटर होता है ना, वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से हमें अंदाजा नहीं लग पाया। तो हमारे कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और उधर आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। अब एक्चुअली आजम यहाँ पर अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ था। उसने इमाद को बोला कि भाई देखना पेट्रोल खत्म हो गया है और मैं अब इसे यहाँ छोड़ के रोड पे कहाँ जाऊँ पेट्रोल ढूंढने के लिए। तब इमाद बोलता है कि साले तूने तो बोला था कि तू अपने स्कूल के दोस्त के साथ जा रहा है। आजम बोलता है यार मैं ऐसे बताना नहीं चाहता था। इमाद बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज, मैं देखता हूँ कि तू मेरे से कितनी दूर है। आजम ने इसको लोकेशन भेजी। इमाद चेक करता है कि भाई आजम इसके पास से 20 किलोमीटर दूर था। इसने आजम को कॉल किया कि भाई तो 20 किलोमीटर दूर है। तब आजम रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई प्लीज़ आ जाना, मैं ऐसे नहीं जा सकता छोड़ के। तब इमाद बोलता है कि चल ठीक है, मैं और कादिर बाइक लेके पहुंच रहे तेरे पास। अब जो इमाद के बाकी के 2 दोस्त थे, जैन और अरबाब, ये दोनों नैनीताल वाले रूट पर आगे निकल गए थे। तो इन लोगों ने फोन करके बोला कि भाई तुम लोग पहुंचो, हम दोनों थोड़ा सा आजम का हेल्प करके आ रहे हैं। और ये बोल के इमाद और कादिर सीधा अपनी मोटरसाइकिल भोवाली वाले रोड पर मुड़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 5-6 कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, तो सबके नाम थोड़े ध्यान से याद रखना आप लोग। अभी यहाँ इमाद और कादिर अपनी बाइक लेके आजम के पास पहुंचते हैं। वहां उन्होंने बाइक से पेट्रोल निकाल के आजम के कार में डाला और तब आजम बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, हम दोनों भी तुम लोगों के साथ नैनीताल ही चलते हैं। इमाद बोला कि ठीक है भाई चल। तब आजम बोलता है कि भाई एक काम कर,
अपनी मोटरसाइकिल ना इधर ही कहीं साइड में लगा दे, तो हमारे साथ कार में ही बैठ के नैनीताल चल ले। जब हम उधर से लौटेंगे वापस तो तेरी बाइक उठा लेंगे। इमाद और कादिर यहाँ पर आजम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठते हैं और सीधा पहुंचते हैं नैनीताल। इस समय तक अरबाब और जैन भी वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों ने जहां पर अपनी मोटरसाइकिल लगाई थी वहीं पर पार्किंग में इसने अपनी कार भी लगा दी। अब ये सब लोग थोड़ा आसपास घूमते हैं और घूमने के बाद रात के 8 बजे सब पार्किंग में दोबारा इकट्ठा होते हैं वापस हल्द्वानी घर जाने के लिए। अब चूंकि आजम की जो गर्लफ्रेंड थी उसको लेट हो रहा था घर जाने के लिए, तो सबने प्लान बनाया कि भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से। पर यहाँ दिक्कत ये होती है कि जो आजम कार लेके आया था ना, वो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। इन लोगों ने बहुत ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबको यहाँ पर लगने लगा कि ये कार किसी टेक्निकल खराबी के कारण पेट्रोल ज़्यादा पी रही है। और इमाद ने बोला कि मुझे लग रहा है कि जो बाइक से पेट्रोल निकाल के हमने डाला था ना कार में, वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। तो इन लोगों ने थोड़ा और पेट्रोल का इंतजाम करके उसकी कार में डाला, पर यहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब इन सबने मिलकर कार को धक्का लगाया, जो भी जितनी इंजीनियरिंग आती थी वो सब की, पर आजम की कार यहाँ स्टार्ट नहीं होती है। अब ये सब करते कराते रात के 10 बज जाते हैं। आजम की गर्लफ्रेंड को भी बहुत लेट हो रहा था और इन सबको कोई कार मैकेनिक मिलने की भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। अब इस पर इमाद ने अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज डाला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो उसके कुछ दूसरे जानने वाले लोग जो उस ग्रुप में ऐड थे, वो लोग भी हल्द्वानी आए हुए थे अपनी गाड़ी से। तो वो सब लोग इनके पास पहुंचते हैं। उनके कार में सिर्फ 2 लोग के बैठने की जगह थी। अब एक चीज समझना कि इनके पास एक ही मोटरसाइकिल है और टोटल लोग कितने हैं, तो जैन, इमाद, कादिर, अरबाब, आजम और आजम की गर्लफ्रेंड, 6 लोग, क्योंकि आजम की कार यहाँ पर खराब हो चुकी है। तो जो वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग आए थे कार लेके, उसमें इन लोगों ने जैन और अरबाब को हल्द्वानी भेज दिया वापस। अब यहाँ बच गए कादिर, इमाद, आजम और आजम की गर्लफ्रेंड। अब ये सब करते कुराते रात के 10:50 हो जाते हैं। इमाद बोलता है आजम से कि भाई काम कर, ये जो हमारी बाइक है ये ले और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चला जा हल्द्वानी। पर यहाँ आजम ने बोला कि भाई इसे 11:30 तक कैसे भी पहुंचना है, मतलब उससे लेट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि बार बार उसके घर से फोन आ रहा था और कुछ ना कुछ बहाना मार रही थी और मैं भाई इतनी तेज बाइक चला के पहुंच नहीं पाऊंगा हल्द्वानी टाइम पे। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, कादिर यही नैनीताल में वेट करेगा और जो इमाद है वो आजम और उसकी गर्लफ्रेंड को बाइक पर बैठा के हल्द्वानी छोड़कर आएगा, क्योंकि इमाद एक राइडर था और उसको पहाड़ी रास्ते पर राइड करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रखा था। इमाद ने बोला कादिर को कि भाई तुम वेट कर, मैं 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुझे लेके वापस हल्द्वानी चलूंगा। पर भाई कादिर का ये इंतजार बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला था। अब इमाद यहाँ आजम और उसकी गर्लफ्रेंड को लेके एकदम तेजी से अपनी मोटरसाइकिल भगाने लगते हैं। वो बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और इस समय उस रोड पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी इनको। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था और चलते चलते अचानक इनके सामने फिर से वही मोड़ आता है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले वीडियो में किया था कि वहां पर साइड में होटल है और वहां 4-5 लोग खड़े थे। अब भाई जैसे ही इमाद को ये रियलाइज हुआ कि ये वही मोड़ है, इसके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जब इमाद उस मोड़ के और करीब पहुंचा तो इसने पाया कि रोड के साइड में उस टाइम कोई भी ढाबा नहीं था, पर उस मोड़ से जस्ट पहले साइड में ही सीमेंट का बैरियर बना था और उस रात के अंधेरे में उस बैरियर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब जैसे ही इमाद की नजर उस इंसान पर पड़ी, ये ना एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये वही है, ये वही है, सपने में आया था वही है ये। अब इमाद को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर आजम और उसकी गर्लफ्रेंड एकदम डर जाते हैं और इस पर आजम थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। बोलता है इमाद को कि क्या हो गया, तुझे पागल हो गया है क्या, क्यों चिल्ला रहा है इस समय। तब इमाद बोलता है कि भाई ये सेम वही जगह है जो मैंने सपने में देखा था। मैं देखा था कि वहाँ जो सीमेंट वाला बैरियर उस पर कोई बैठा हुआ है और देख भाई सच में कोई बैठा है वहां पे। तब आजम पीछे से बोलता है कि तू इतने दिन से उस बात को लेके बैठा है, मैं भी तो सामने देख रहा हूं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तू भाई एकदम सीधा चल, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और ये बहुत डरती है इन सब बातों से, तो इसके सामने ये सब बातें मत बोल। अब ये सब सुन के इमाद एकदम चुप हो जाता है। वो अपनी मोटरसाइकिल अपने रफ्तार में चलाए जा रहा है। अभी हल्द्वानी कोई 10 किलोमीटर रह गया था और इनको पूरे रास्ते एक भी गाड़ी नहीं मिली थी। और तभी अचानक इमाद नोटिस करते हैं कि कहीं पीछे से ना एक मोटरसाइकिल आ रही है इनकी ओर। इन्होंने शीशे में देखा तो बस उस मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी थोड़ी थोड़ी। इमाद को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार मैं इतनी तेजी से आ रहा हूँ, रास्ते में एक भी मोटरसाइकिल कुछ नहीं मिला मेरे को, फिर ये अचानक से मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई। इमाद यहाँ आजम से बस इतना बोलता है कि भाई देख बाइक आ रही है। तब इस बात पर आजम ने रिप्लाई किया कि साले और कोई गाड़ी नहीं आ सकती क्या रोड पे, एक तू ही चलेगा क्या अकेले। पर गौर करने वाली बात यह है कि आजम यहाँ पीछे मुड़ के देखता नहीं है कि कोई बाइक आ रही है कि नहीं आ रही है।
ये इमाद को एक तरीके से डांटता है और इमाद चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे इमाद नोटिस करते हैं कि वो मोटरसाइकिल इनके एकदम करीब आ चुकी है। इसका ध्यान गया उधर तो इसने पाया कि भाई 2 लोग एकदम काले कपड़ों में उस मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। वो मोटरसाइकिल बार बार इससे रॉन्ग साइड से पास ले रही थी। इमाद यहाँ अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा के उनसे थोड़ी दूरी बना लेता है, पर थोड़ी देर के बाद वो फिर से करीब पहुंच जाते हैं। इमाद फिर से उससे आगे निकलता है। अब इमाद को यहाँ लगने लगा कि शायद ये लड़की पीछे बैठी है हमारे, तो इस लड़की को बार बार ऐसे देखने की वजह से ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। पर यहाँ आजम और उसकी गर्लफ्रेंड कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे। इमाद को लगा कि शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात कि ये लड़की को देख के बार बार आगे पीछे कर रहे हैं हमारे। तो इमाद यहाँ मन में बोलता है कि अब वो मोटरसाइकिल अगर मेरे पैरेलल में आएगी ना तो मैं उसे लात मार दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद वो मोटरसाइकिल दोबारा इमाद के पास पहुंचती है और भाई इमाद ने देखा कि इनके सामने से एक ना कुछ रोशनी आई। इमाद बताते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो कार की रोशनी थी या ट्रक या किस चीज़ की, पर वो रोशनी सीधा आके वो जो मोटरसाइकिल थी उस पर टक्कर मारती है। और जैसे उन दोनों लोगों के मोटरसाइकिल को टक्कर लगा वो लोग हवा में उड़ते हुए इनके सामने से होके रोड के साइड में जाके गिरते हैं। इमाद बताते हैं कि वो बहुत गंदा एक्सीडेंट था और इस टाइम पर आजम और उसकी गर्लफ्रेंड ये दोनों भी उन दोनों आदमियों को उड़ते हुए हवा में देख रहे थे। उन्होंने भी इस एक्सीडेंट को लाइव नोटिस किया था। अब इमाद यहाँ थोड़ा सा आगे निकल के अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड कम करते हैं। स्पीड कम करने के बाद इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कि भाई जिनका भी एक्सीडेंट हुआ वो किधर गए, और यहाँ इन लोगों ने पाया कि उधर तो किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। जिस गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारा था वो भी गायब है और जिस मोटरसाइकिल को टक्कर लगी थी उसका भी कोई नामो निशान नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था देख के कि वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। फिर ये लोग अपनी बाइक साइड में खड़ी करके उतरते हैं देखने के लिए कि कहीं वो मोटरसाइकिल और वो गाड़ी इधर खाई में तो नहीं गिर गई। इन लोगों ने जाके उधर आसपास पूरा देखा, पर भाई सब एकदम साफ था। इनके और इनके मोटरसाइकिल के अलावा और कुछ भी नहीं था उधर। अब इस टाइम पर आजम को समझ में आ गया था कि इमाद सही बोल रहा है। ये दोबारा अपनी राइड स्टार्ट करते हैं हल्द्वानी के लिए, और इमाद ने आजम से बोला कि भाई देख मैं बोल रहा था ना वो हमारे आगे पीछे कर रहे थे, गाड़ी आके टक्कर मार गया उनको। तब आजम बोलता है कि भाई कोई भी नहीं आ रहा था आगे पीछे हमारे, तू इतनी तेजी से राइड कर रहा है, हमने किसी को भी नहीं देखा अपने आसपास। अब ये सुन के तीनों एकदम डर जाते हैं बुरी तरीके से। ये लोग सीधा हल्द्वानी के पास इनको कोई जान पहचान के पीर बाबा थे, उनके घर पर जाके अपनी मोटरसाइकिल रोकते हैं। उन्होंने देखा और बताया कि अब वो तुम्हारे पीछे नहीं है। एक बहुत ही बुरी आत्मा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, पर एक अच्छी शक्ति ने तुमको बचा लिया। जो सामने से वो लाइट आई ना जिसने टक्कर मारा वो मोटरसाइकिल वालों को, वो अच्छी स्पिरिट थी जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। इन लोगों ने उस बाबा से पूछा कि बाबा हमारा एक दोस्त है नैनीताल में और हमारी बाइक भी खड़ी है भुआले वाले रोड पे, तो हमें जाना है वापस। तो बाबा बोलते हैं कि देखो चले तो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, पर इस टाइम पर जाना अवॉइड करो। जो तुम्हारा दोस्त है उसको बोल दो कि वहीं नैनीताल में आज रात रुक जाए, तुम लोग कल सुबह होने के बाद जाना, क्योंकि जो बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी थी उससे तो तुम्हारी रक्षा हो गई है, पर उसकी जैसे बहुत सारी आत्माएं उस रोड पर भटकती हैं। इतने एक्सीडेंट हुए उधर, तुम लोग कल सुबह ही जाना। अब इन लोगों ने सबसे पहले आजम की गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ा और फिर कादिर को फ़ोन करके पूछा इन्होंने कि भाई आज रात तू नैनीताल में रुक जाएगा क्या, हमारे साथ अभी रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ है। कादिर भाई एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग साले ड्रामा कर रहे हो, मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, अभी आओ लेने मुझे। तब आजम बोलता है कि यार एक काम कर, चल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी बाबा ने बोल दिया है ना कि सेफ है, चलते हैं। और ये दोनों फिर से अपनी बाइक लेके हल्द्वानी से निकल जाते हैं नैनीताल की तरफ। अब यहाँ इमाद और आजम सबसे पहले उस भुआले वाले रोड की तरफ जाते हैं जहाँ उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। इमाद जाके अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और ये दोनों फिर नैनीताल वाला रूट ले लेते हैं। भुआली तक पहुंचने तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये लोग नैनीताल के लिए दोबारा निकले तो भुआली से कोई 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ही इनको रोड की साइड पर खंबे के नीचे एक लड़की दिखाई देती है। वहां पर थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही थी, पर यहाँ दोनों अलग अलग मोटरसाइकिल पे थे। इतने में आजम पीछे से चिल्लाता है कि इमाद
मोटरसाइकिल मत रोकना और अपने बाएं तरफ देखना भी मत, सीधे चलते रहे। ऐसा बोल के वो लोग उस लड़की को क्रॉस करने लगे। लड़की ने हाथ दिया रोकने के लिए। ये लोग क्यों रुकने जाए भाई, इन्होंने अपनी स्पीड और तेज कर दी। और जब ये लोग उस लड़की को क्रॉस कर गए तो वो पीछे से चीखते हुए बोलती है कि मुझे देर हो रही है, अपने साथ लेके चल मुझे। और भाई साहब अगले कुछ टाइम तक इनको फील हुआ कि वो लड़की इनका पीछा कर रही है, पर इन लोगों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए ये लोग सीधा नैनीताल पहुंचते हैं। इनका दोस्त कादिर वहां इंतजार कर रहा था। जब ये कादिर के पास पहुंचे तो आजम ने सारी बात बताई कि भाई अभी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इस समय हल्द्वानी जाना ठीक नहीं होगा। कादिर यहाँ पर मान जाता है। ये लोग अगले 4-5 घंटे वहीं आसपास घूम के इधर उधर अपना टाइम पास करते हैं और फिर सुबह होने पर ये वापस हल्द्वानी के लिए निकले। अब यार एग्जैक्ट वो किसकी स्पिरिट थी ये तो पता नहीं चला इन लोगों को, पर अगर आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर भाई मेरी तो ये सोच के हालत ख़राब हो रही है कि मैं अपनी बुलेट लेके रात के करीब 10:30-11 बजे उस रूट पे, जो नैनीताल से अल्मोड़ा जाने का रूट है, भाई मैं कितनी बार गया हूँ। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो रोविंग लामा जो मेरा चैनल है जहाँ मैं मोटरसाइकिल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस डालता हूँ, उधर आप देख सकते हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।